हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। यहाँ यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस मिल जाएगा और आप इन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ऑलरेडी बनी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ से ओनली आज की तरफ से 31 मई 2021 से शुरू हो चुका है प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स स्पेशल कोर्स। ये सीएसपी है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स। इसमें वीडियो लेसन्स मिलेंगे और हर संडे को अपना टेस्ट होगा। सीसेट के भी लेक्चर्स इसमें अवेलेबल रहेंगे, सीसेट की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड रहेगी। बाकी आपको ऑल इंडिया रैंकिंग और मटेरियल ये सब हिंदी में भी उपलब्ध रहेगा। आपको एनरोल करना होगा तो आपको जाना होगा video.onlyas.in पे। कोई इशू हो, डाउट हो तो यू कैन कॉल एट 7007931912। पहला सवाल देखते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इसमें हमें जो दिया हुआ है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि यूएनसीसीडी से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट की आप कोई भी बुक पढ़िए, इसमें हमें यूएनसीसीडी के बारे में देखने को मिल जाता है। और रिसेंटली कंटिन्यूसली 2019-20 में यूएनसीसीडी न्यूज़ में रहा है, तो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। पहले स्टेटमेंट में बात की गई है कि 1992 के अंदर ये जो है यूएनसीसीडी बना और ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब लीगली नॉन बाइंडिंग है, बाध्यकारी नहीं है ये। और ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट और जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है उस दोनों को ये कनेक्ट करता है। दूसरे में दिया है कि ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि डायरेक्टली जो रियो कॉन्फ्रेंस का एजेंडा 21 हुआ था उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। तीसरा बोला गया है कि यूएनसीसीडी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14वीं जो मीटिंग थी वो चाइना के अंदर हुई और 15वीं जो है वो भारत के अंदर होगी। देखो हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो सीओपी जो 14 है वो इंडिया के अंदर हुई थी, नई दिल्ली के अंदर। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये लीगली नॉन बाइंडिंग नहीं है, ये लीगली जो है वो बाइंडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। हमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है। और बाकी अगर बात करें तो जो रियो का जो एजेंडा था, ठीक है, रियो वाला जो एजेंडा 21 था उसके बाद ये जो है वो कन्वेंशन इमर्ज हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया, दूसरा हमारा करेक्ट है और तीसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। 14वीं मीटिंग जो है वो नई दिल्ली के अंदर हुई है। हिंदी में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट या वर्ल्ड जो प्रेस इंस्टीट्यूट है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपीएससी में इस तरीके का आता रहता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हो गया, रिपोर्टर्स सैंस बॉर्डर्स। तो ये आरएसएफ इसको रिलीज़ करता है और जब भी ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिशियन जो हैं, बड़ी हलचल मचाने लग जाते हैं कि देश में तो फासिज्म बढ़ गया है, नाजीज़म बढ़ गया है, न जाने क्या क्या बढ़ गया है। क्योंकि हमारी जो रैंकिंग है वो लगातार जो है वो डाउन ही होती जा रही है। कोई बहुत हमारी कोई रैंकिंग अच्छी नहीं है प्रेस फ्रीडम के मामले में। हमारे यहाँ काफ़ी सारे जो पत्रकार यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, कई सारे मारे जाते हैं जो कि ऐसे ही न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि समाज के लिए बहुत जानना ज़रूरी है और उनको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं और हमें करेक्ट पूछा है। पहले में बोला है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और यानी कि अगर हिंदी में बोले तो संसद के जो विशेषाधिकार हैं वो ऐसे राइट्स हैं, ऐसे इम्यूनिटीज़ हैं जो कि मेंबर हैं पार्लियामेंट्स के, वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरीके से वो एंजॉय करते हैं। दूसरा हमें स्टेटमेंट दिया है कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो लोकसभा एंड राज्यसभा की जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग चलती है। देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर बात करें तो हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर एक्सप्लिसिटली ये टॉपिक दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, दोनों बार यही था कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि FOE, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस दी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है? लाइक मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट है, वो पार्लियामेंट के ऊपर कुछ टिप्पणी कर देता है, कुछ कमेंट कर देता है अपने एडिटोरियल में, तो ये पार्लियामेंट वाले क्या करते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोल के उसके बेचारे के खिलाफ जो है प्रिविलेजेस मोशन जो है इशू करवा देते हैं और कई लोगों को इसमें जेल भी हो चुकी है।
यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को वायलेट करने के लिए। तो ये मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 105 के अंदर दिया हुआ है। पहला बिल्कुल सही है, ऐसी इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरीके से एंजॉय करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। रीज़न ये है कि ये लोकसभा और राज्यसभा की रूल बुक्स में दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा एक्सप्लिसिट कहीं पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कि पार्लियामेंट्री क्या क्या प्रिविलेजेस होंगे या क्या नहीं होंगे। और बहुत लंबे समय से ये डिमांड चलती आई है कि पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस हैं उनको कोडिफाई किया जाए, उनको बुक्स में लिखा जाए। एटलीस्ट हमें पता तो हो कि कौन सा ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। तो अभी तक वो जो टेरिटरी है वो मतलब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाली जो टेरिटरी है उसमें हमें कुछ क्लियरली पता नहीं है। पहला करेक्ट है एंड दूसरा करेक्ट है। इंग्लिश में आप यहाँ देख पाएंगे, हिंदी में आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के बारे में दिया हुआ है और 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। तीनों स्टेटमेंट्स में हमें करेक्ट बताना है कि कौन सा सही है। काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। पहला इसमें दिया है कि ये एक स्टैचुरी बॉडी है, कोई संवैधानिक संस्था या कानूनी संस्था है। दूसरा बोला है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन या हमारी जो DIPP है उसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के नीचे। तीसरा दिया है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे होता है जिसमें हम सिटीज़ और टाउन को मेज़र करते हैं कि सफाई के मामले में, जैसे लगातार वो भोपाल और इंदौर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अगर बारे में बात करें तो कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है। अगर पहला ही हमारा गलत हो जाता है तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, 2 और 3। ये कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, कोई कानूनी कोई संस्था नहीं है। ये इंडस्ट्री और जो हमारी सरकार है उन दोनों ने मिलकर बनाए। इंडस्ट्री में बात करें तो नासाकॉम, फिक्की और CII इन सब ने। बाकी दूसरा बिल्कुल सही है, ये DIPP के अंडर काम करता है और स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में भी इसकी काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रोल है। दूसरा हमारा करेक्ट है, तीसरा हमारा करेक्ट है, पहला हमारा जो है वो गलत है। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एमूर फाल्कन के बारे में दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये भी न्यूज़ में रहता है एमूर फाल्कन। आप इस तरीके का ये बर्ड है एमूर फाल्कन, और जनरली हम जब इसे न्यूज़ में पढ़ते हैं तो इसको नागालैंड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, नागालैंड के संदर्भ में इसको हम लोग देखते हैं। पहला हमें स्टेटमेंट दिया है कि ये एक वल्नरेबल जो है वो प्राणी है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। ठीक है, वल्नरेबल का जो अगर हिंदी में बोलेंगे तो शायद वो वल्नरेबल जो है वो संकटग्रस्त होता है, या हाँ शायद संकटग्रस्त ही होता है। ठीक है, दूसरे में बात की गई है कि ये जो एमूर फाल्कन होता है इसका बहुत एक क्रूशियल रोल है। ये क्या करता है, इकोसिस्टम के अंदर जो इंसेक्ट जो हैं, जो हमारे जो कीट पतंगे हैं उनको खा जाता है और उनकी जो संख्या है उनका बैलेंस में रखता है। देखो, अगर एमूर फाल्कन की बात करें तो ये वल्नरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा इसको कोई डेंजर है। रीज़न इसका क्या है कि ये नागालैंड में आता है, साइबेरिया से उधर से होते हुए ये रशिया की साइड से होते हैं नागालैंड में आता है। और नागालैंड में कुछ जो नागा ट्राइब्स ऐसी थी कि जो इसका शिकार कर लेती थी, इसका हंटिंग कर लेती थी। बाद में कुछ NGOs हैं, उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने बोला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बाद से ये बंद हुआ है। तो ये वल्नरेबल नहीं है, बहुत ही ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब इसको ऐसा कोई प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरे की अगर बात करें हम लोग तो ये जो है वो इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है। ये जो इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है, जो कीट पतंगे हैं, उनकी जनसंख्या को ये नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में ये रखता है। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। और ये IUCN के रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न है। इसमें मतलब इसको कोई बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा यही है कि भाई ये साइबेरिया से आता है और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए प्रवासी, एक तरीके से बोले तो हम ये पक्षी है। आप इन वीडियोस की ये जो PDFs हैं उनको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे डाउनलोड का लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इन केस अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाती है तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा PDF48 के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और प्रीवियस हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि भाई जो ग्रोथ अपना टेलीस्कोप है GROWTH वो कहाँ पे है, तो वो हेनले लद्दाख के अंदर है। और आज आपको बताना है कि ये जो GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको राजस्थान में गोडावण के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है, यानी कि वहाँ का स्टेट जो है ये
बर्ड है, तो बताना है कि ये गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसके रेंज स्टेट कौन से हैं, मतलब ये हमें कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलता है। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा, कितने सही हुए कितने गलत हुए। और इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओनली एस के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमयी हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर।